एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट। ये फिल्म फादर गैब्रियल एमॉर्थ की ज़िंदगी और लेखन पर आधारित है और इनकी भूमिका फिल्म में रसेल क्रो ने निभाई है। एमॉर्थ एक इटालियन कैथोलिक प्रीस्ट थे जिन्होंने 80 के दशक में वेटिकन के लिए पोप द्वारा नियुक्त एक्सॉर्सिस्ट के रूप में काम किया था। उन्होंने एन एक्सॉर्सिस्ट टेल्स हिज हिस्ट्री और एन एक्सॉर्सिस्ट मोर स्टोरीज जैसी बुक्स की एक सीरीज़ में अपने द्वारा किए गए हज़ारों एक्सॉर्सिज्म का जिक्र किया है, जिनमें से एक पर यह फिल्म सीधे तौर पर आधारित है। फिल्म में एमॉर्थ स्पेन में रहने वाले एक पीड़ित परिवार की मदद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके छोटे बेटे हेनरी पर डीमन का साया है। फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो IMDb पर इसे मिले हैं 6.1 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज पर इट्स 49% फ्रेश। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी फिल्म की स्टोरी। जूलिया एक सिंगल मदर है जिसने 1 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया था और इस हादसे का गवाह उनका छोटा बेटा हेनरी था, जिसने उस दर्दनाक घटना के बाद से बात करना पूरी तरह छोड़ दिया था। वहीं जूलिया की बेटी यानी हेनरी की बड़ी बहन एमी एक रिबेल टीनेजर है जिसके मुताबिक मरना उनके स्पेन जाने से बेहतर ऑप्शन था। वो तीनों सेंट सेबेस्टियन एबी में एक वीरान और उजड़े हुए महल में जा रहे थे जिसे उसके पति ने मौत के बाद अपने परिवार के लिए छोड़ा था। ये महल पीढ़ियों से उनके परिवार में था और महल की कोई खास डिटेल्स फिल्म में नहीं बताई गई हैं। वो उस महल में कुछ समय तक रहने का इरादा करते हैं ताकि उसकी मरम्मत कराकर अच्छे दाम में बेच सकें और एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। सिंपल है ना? मगर उस परिवार को ये एहसास होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि एबी में उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कुछ उनका इंतज़ार कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये महल कम चर्च ज़्यादा है। महल को एक्सप्लोर करते हुए हेनरी को दीवार के होल में कुछ अजीब दिखता है मगर वो इसे इग्नोर कर देता है। वहीं मरम्मत के दौरान उसी होल में अचानक आग लगने से एक वर्कर घायल हो जाता है जिससे वर्कर्स का पूरा दल डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसी बीच हमारा इंट्रोडक्शन होता है फादर गैब्रियल एमॉर्थ से, जो ड्रिंक करने वाले एक मस्त और मनमौजी किस्म के प्रीस्ट थे। उनके पास उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ एक स्कूटर भी था। अब एक दिन एमॉर्थ एक आदमी का एक्सॉर्सिज्म करने जाते हैं और एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो डीमन को चैलेंज करते हुए उसे पिग में एंटर करने के लिए कहते हैं, जिससे वो डीमन हाइपर होकर पिग में आ भी जाता है और डीमन के पिग में एंटर होते ही वो पिग को गोली मार देते हैं, जिससे डीमन भी खत्म हो जाता है। इस बात की खबर मिलते ही वेटिकन पैनल, जिसमें कुछ बड़े प्रीस्ट शामिल थे, गैब्रियल पर उसकी सोच, आस्था और एक्सॉर्सिज्म के लिए अपनाए गए तरीकों पर सवाल उठाते हैं। ये तो साफ था कि एमॉर्थ को अपनी आस्था, सोच और तरीकों पर गर्व था और वो अपनी मान्यताओं या तरीकों को किसी के भी सामने झुकाने को तैयार नहीं थे। एमॉर्थ का कहना था कि उनके तरीके असल भूत भगाने से लेकर पागलपन या मानसिक परेशानियों जैसे मामलों में भी कारगर हैं। वहीं एक पुराने मामले का जिक्र कमरे में मौजूद सभी लोगों के लिए दर्दनाक था, जो आने वाली किसी बड़ी मुसीबत की चेतावनी दे रहा था। असल में एक बार एमॉर्थ की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी। खैर, फादर सलिवन एमॉर्थ की इन बातों से गुस्से में थे और वहीं गैब्रियल उन्हें ये याद दिलाते हैं कि वो पैनल में से किसी के भी उत्तरदायी नहीं हैं। अगर उनकी शिकायत किसी से करनी है तो उनके सीनियर प्रीस्ट से करें, गैब्रियल उन्हीं से बात करेंगे। ऐसा कहकर वो माफ़ किए जाने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी, जो 1 साल से खामोश है, अपनी माँ से बेतुकी और अश्लील बातें कहने लगता है। 11 साल के बच्चे की आवाज़ अब एक आदमी जैसी भारी हो गई है और उसका एक्सेंट भी ब्रिटिश हो गया है। अब ऐसी बातें करते हुए अचानक ही वो अपना चेहरा नोचने लगता है और जूलिया से किसी प्रीस्ट को लाने के लिए कहता है। ये सब देखकर जूलिया और एमी उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। यहाँ तक कि डॉक्टर का कहना था कि उसे कोई बीमारी है ही नहीं, हो सकता है ये किसी ट्रॉमा का असर हो। अब जूलिया एक लोकल प्रीस्ट फादर एस्केबल से मदद मांगती है। वहीं डीमन के हिसाब से एस्केबल वो एक्सॉर्सिस्ट नहीं था जिसकी डीमन को ज़रूरत थी, वो कोई बेहतर एक्सॉर्सिस्ट चाहता था। अब एमॉर्थ के सीनियर पोप एमॉर्थ को इस परिवार की मदद करने के लिए स्पेन जाने कहते हैं और इसलिए वो निराश परिवार की मदद करने के लिए अपने स्कूटर पर सवार हो जाते हैं। एमॉर्थ वहाँ पहुंचकर सीधा हेनरी से मिलने जाते हैं और वहाँ ये देखकर दंग रह जाते हैं कि हेनरी के अंदर का डीमन एमॉर्थ का नाम जानता था और इतना ही नहीं बल्कि डीमन उससे उसके पिछले ट्रॉमा और गुनाहों के बारे में भी ताने मारने लगता है, जैसे एक बार एमॉर्थ के एक्सॉर्सिज्म ना करने से एक लड़की की जान चली जाना और एमॉर्थ एक बार जंग के दौरान बागी बन गए थे। ये सारी बातें। अब एमॉर्थ ने सेंट सेबेस्टियन एबी के बारे में और खोजबीन शुरू की और ये कंक्लूजन निकाला कि ये कोई आम मामला नहीं है। ये खतरनाक डीमन अतीत के किसी भी ट्रॉमा से जुड़े इंसान या चीज़ का भयंकर रूप ले सकता है और सामने वाले के डर के जरिए उस पर काबू कर सकता था। एमॉर्थ का सबसे बड़ा डर
रोज़ेरिया नाम की एक यंग लड़की थी। रोज़ेरिया ने दावा किया था कि वो पजेस्ड है, लेकिन एमॉर्थ ने उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया और उसे अपना ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ मानसिक रूप से बीमार थी। इसके बाद रोज़ेरिया ने एमॉर्थ के ठीक सामने एक टावर से कूदकर अपनी जान दे दी और इस हादसे के बाद वो अब भी खुद को माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने घमंड में अपने प्रोफेशन को ही धोखा दिया है। दूसरी तरफ एस्केबल का पुराना गुनाह था जो अभी तक उससे जकड़े हुए था। एस्केबल को एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उसने उसके बजाय गॉड के लिए अपना प्यार चुना, लेकिन अभी भी उसे गॉड को धोखा देने का गिल्ट महसूस होता है। हेनरी भी अपने अतीत से परेशान है, जहां उसने अपने पिता की मौत को अपनी आंखों से देखा था, और पोप्स का ये मानना है कि अतीत का गिल्ट डीमन के लिए उसका रिप्रोडक्शन हाउस बन जाता है और इसलिए उन्हें डीमन को हराने के लिए उम्मीद, भरोसा और प्रेयर का रास्ता चुनना चाहिए। उन्हें कुछ और प्रेयर्स भी सीखनी होंगी, क्योंकि यही उन्हें इसे खत्म करने की ताकत देगा। अब एमॉर्थ एस्केबल के साथ हेनरी के एग्जॉर्सिज्म की कोशिश करते हैं, जहां एक एक करके उन दोनों का उनके डर से सामना होता है, जैसे एमॉर्थ का रोज़ेरिया से और एस्केबल का उसके पहले प्यार से। एस्केबल गुस्से में हेनरी का गला दबाने लगता है, मगर दोनों को ही समझने में देर नहीं लगती कि ये डीमन की उन दोनों को कमज़ोर करने की एक चाल थी। वो तुरंत हेनरी को छोड़ता है। दोनों समझ गए थे कि डीमन का नाम जाने बगैर वो डीमन को कमज़ोर नहीं कर सकते। अब आगे हम देखते हैं कि उस महल नुमा चर्च के सीक्रेट बेसमेंट में एक हिडन कब्रिस्तान भी होता है, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि स्टार्टिंग वाली आग वहीं लगी थी, जिसकी वजह से महल का वो हिस्सा एक्सप्लोर होने से रह गया था। अब उस बेसमेंट में दोनों प्रीस्ट मिलकर ऐसे सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें डीमन को हराने में मदद कर सकें। वहाँ उन्हें एक स्पेनिश कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन की मोहरें और मूर्तियाँ मिलती हैं। साथ ही उन्हें वेटिकन के सदस्यों के कंकाल भी कुछ इस हालत में मिलते हैं। एमॉर्थ बताते हैं कि उन्होंने भाग निकले डीमन को रोकने की कोशिश में खुद को कुर्बान कर दिया था। जाँच आगे बढ़ाते हुए अचानक वे फ्रायर अलोंसो डी ओजेडा के कंकाल को पिंजरे में पाते हैं, जो एक फेमस एग्जॉर्सिस्ट हुआ करते थे, और उन्होंने कई जाँचों में रानी इजाबेला की मदद भी की थी। उन्हें फ्रायर की बुक से पता चलता है कि एक बार फ्रायर पर इतना खतरनाक डीमन सवार हो गया था कि उन्होंने खुद को एबी के इस बेसमेंट में छिपा लिया था, ताकि बाकी दुनिया को उस डीमन की तबाही से बचाया जा सके। फादर एस्केबल ये कंक्लूड करते हैं कि शायद इसीलिए डीमन ने एमॉर्थ को बुलाया है, ताकि डीमन इस बार भी एक फेमस प्रीस्ट पर कब्जा करके दुनिया में नाइंसाफी और जुल्म फैला सके और दुनिया को लगे कि ये सब तो एक बेहतरीन प्रीस्ट के कहने पर हो रहा है। यही कारण था कि डीमन जितना पॉसिबल हो उतना ताकतवर प्रीस्ट को पोजेस करना चाहता था। अब दोनों प्रीस्ट एबी के और गहरे बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें फाइनली डीमन का नाम मिलता है, एस्मोडियस। डीमन का सिर्फ नाम जानना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि उससे लड़ने के लिए उन दोनों को खुद की हर कमज़ोरी दूर करनी थी। इसके लिए वो दोनों एक दूसरे के सामने अपने वो डर और गुनाह एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके बाद एमॉर्थ एस्केबल को कुछ लैटिन प्रेयर देते हैं जो उन्हें डीमन को हराने के लिए याद करनी थी। वहीं ऊपर लौटकर देखने पर दोनों प्रीस्ट पाते हैं कि डीमन ने एमी और जूलिया दोनों पर अटैक कर दिया है। उन्हें बचाने के लिए हेनरी के कमरे में वापस आकर एम और जूलिया से कहते हैं उसे अपने बेटे को पूरी ममता से बुलाना होगा, क्योंकि एक माँ का प्यार ही ऐसी बुराई को हराने में मदद कर सकता है। लेकिन वहीं हेनरी खुद अब एक शैतान की तरह दिखने लगा था और जूलिया की उम्मीद खोने लगी थी। मगर तभी अचानक सबके प्रेयर से हेनरी को डीमन से छुटकारा मिल जाता है। मगर कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि डीमन ने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया है और एक ही समय में एमी और हेनरी दोनों पर कब्जा कर लिया है। एमी एक इंसानी मकड़ी में बदल जाती है और पूरे फर्श और छत पर रेंगना शुरू कर देती है। इसके बाद डीमन जूलिया और एस्केबल दोनों को पकड़ लेता है। एमॉर्थ को एहसास होता है कि अपने नए दोस्त और उस बिखरे हुए परिवार को बचाने के लिए उसे क्या करने की ज़रूरत है, और इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और डीमन से उन सबको छोड़कर खुद को पोजेस करने के लिए कहता है। डीमन के हेनरी और एमी की बॉडी छोड़ते ही एमॉर्थ की बॉडी में एंटर हो जाता है और तुरंत एमॉर्थ एस्केबल को उस परिवार के साथ भागने के लिए कहता है। एमॉर्थ डीमन को अपने शरीर पर कब्जा करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। इवन वो अपने आप को फांसी पर भी लटकाने की कोशिश करता है, मगर वो भी बेकार। फिर वो खुद को और डीमन को खत्म करने के लिए बेसमेंट के सीक्रेट कब्रिस्तान में वापस जाता है और उस डीमन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ वर्जिन मैरी अपने सफ़ेद और नीले रंग के एंजल्स वाले लुक में डरावने तालाब से बाहर निकलती हैं। ये सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे वर्जिन मैरी खुद प्रीस्ट को बचाने आई हैं, लेकिन तभी वो एंजल डीमन में बदल जाती है। डीमन प्रीस्ट पर हमला करके उस पर पूरी तरह काबू कर लेता है कि तभी एस्केबल अपने दोस्त की मदद करने के लिए लौटता है और उसे एमॉर्थ की बताई लैटिन प्रेयर याद आती है। क्योंकि लैटिन प्रेयर से एस्मोडियस कमज़ोर हो जाता है, इसलिए दोनों को कमज़ोर करने के लिए वो प्रीस्ट के अतीत की कमज़ोरियों के रूप में उन पर हमला कर देता है। रोज़ेरिया एक पागल हत्यारे के रूप में एमॉर्थ पर हमला कर देती है और एस्केबल का पुराना प्यार
कुछ ऐसे सिर से पैर तक खून में लथपथ दिखाई देती है, मगर लास्ट में फाइनली अपनी प्रेयर से और हौसले से दोनों प्रीस्ट उन्हें हरा देते हैं और एस्मोडियस नर्क के हवाले हो जाता है। अब दोनों प्रीस्ट वेटिकन के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पोप द्वारा उनकी बहादुरी की जम के तारीफ होती है। हमें ये भी पता चलता है कि जूलिया, एमी और हेनरी सुरक्षित रूप से अमेरिका लौट आए हैं और हेनरी पूरी तरह से ठीक है और उनसे चर्च को वेटिकन ने खरीद लिया है। वहीं दूसरी तरफ वेटिकन में एमॉर्थ के कुछ सहयोगियों में से एक बिशप लुम्बा को प्रमोशन मिल गया है। लुम्बा उन्हें एक दौरे पर ले जाते हैं और एस्मोडियस के बारे में बताते हैं कि सैन सेबेस्टियन एबी उन जगहों में से एक थी जहाँ 200 एंजल्स हेवन से गिरे थे और डीमंस में बदल गए थे। इसलिए लुम्बा एमॉर्थ को बाकी जगह ढूंढकर बचे हुए डीमंस को भी नर्क का रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी देते हैं, जहां एमॉर्थ अपने बडी को अपना साथ देने के लिए ऑफर करते हैं। फिल्म एक एक्सपेक्टेड सीक्वल की तरफ इशारा करते हुए ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।